नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाली हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 के लिए वरदान साबित होने वाले। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने हमारे इन हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कितनी हुई और कैसी चल रही है। मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लेना, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आपको ये नहीं पता चल पाता है कि आपकी तैयारी कैसी हुई है। तो लगातार प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं, जो यूपी परीक्षा 2023 में वरदान साबित होंगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करता है आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 280। तो प्रश्न है आपके सामने कि समास बताइए। तो भर पेट में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो कौन सा है? तो भर पेट में है अव्ययी भाव समास। कौन सा अव्ययी भाव समास है भर पेट में? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक दिन बैठे बैठे यह बात आपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदवी छूट जाए और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है? तो ये पंक्ति कौन सी लेखक की है ये आपको बताना है। तो ये पंक्ति है मुंशी ईसा अल्लाह की। किसकी? ईसा अल्लाह खां की ये पंक्ति है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। तो इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय है ये आपको बताना है। तो इनमें से राधा रात भर जागती रही ये क्रिया विशेषण अव्यय है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जीवनी है? तो आपको बताना कि इन चारों में से कौन से जीवनी है। तो कौन सी है? तो आवारा मसीहा। कौन? आवारा मसीहा ये एक जीवनी है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शुद्ध शब्द छांटिए। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा है जो शुद्ध है। तो चलिए बताइएगा। तो अभ्यस्त किस तरह से लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग अभ्यस्त लिखा जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो इनमें से कौन सा वो शब्द है जो तुर्की भाषा का नहीं है? तो पैगाम्बर। कौन? पैगाम्बर ये तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? तो ये किस शब्द का अनेकार्थी है ये आपको बताना है। तो जल प्राण पुत्र ये हैं जीवन के अनेकार्थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने कि उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो ये किस तरह का उपवाक्य है ये आपको बताना है। तो ये है एक विशेषण उपवाक्य। ऐसा ये एक विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो इनमें से कौन सी ध्वनि है जो महाप्राण नहीं है? तो कौन सी है? तो ये जा ये महाप्राण ध्वनि नहीं है, ये अल्प प्राण ध्वनि है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित पद में कौन सा पद बया प्रत्यय लगाने से बना है? तो इनमें से कौन सा जो प्रत्यय है जो बया प्रत्यय से बना है? तो खपैया। कौन? खबैया ये शब्द है जो बया प्रत्यय से बना है।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो देवता का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो किंकर। कौन? किंकर ये देवता का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं, तो कौन है साकेत महाकाव्य के रचयिता, ये आपको बताना है। तो ये महाकाव्य के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन? मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गहो प्लस चरित की संधि है, तो कौन सी है गौ प्लस चरित की संधि, ये आपको बताना है। तो ये गौश चरित। कौन? गौश चरित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ? तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शुद्ध वाक्य छांटिए, तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये आपको बताना है। तो चारों विकल्प पढ़ लीजिएगा और आप बताइएगा। तो उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, तो ये एक शुद्ध वाक्य है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इनमें से कौन सा वो शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है? तो किसमें नहीं लगा है? तो ओढ़ना। कौन? ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, ये आपको बताना है। तो अच्छा और अच्छी लगाने से आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लग जाता है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है और कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो अहिंसा। कौन? अहिंसा ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? तो ये किसके द्वारा रचा गया है? रत्नावली दोहा संग्रह, तो ये रचा गया है रत्नावली के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिंग बताइए मनगढ़ंत, तो इसमें कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो कौन सा? मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको अच्छा और अच्छी लगाने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का आपको पता लग जाता है। तो अच्छा मनगढ़ंत ये स्त्रीलिंग होगा और अच्छी मनगढ़ंत ये भी, सॉरी, अच्छा मनगढ़ंत ये पुल्लिंग होगा और अच्छी मनगढ़ंत ये स्त्रीलिंग हो गया, यानी दोनों है इसमें स्त्रीलिंग भी और पुल्लिंग, यानी उभयलिंग है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा कि जिसके हृदय में ममता नहीं, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा निर्मम। क्या? निर्मम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो कौन से वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, वो आपको बताना है। तो पढ़िएगा और बताइएगा। तो चारों विकल्प पढ़ लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने चारों विकल्प पढ़ लिए होंगे और आपको पता भी चल चुका होगा कि किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है। तो यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है प्रिय महाशय, इसमें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं, यहाँ पर ये वाला विराम चिन्ह आना चाहिए था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है महाप्राण व्यंजन? तो भा भालू। कौन? भा भालू ये महाप्राण व्यंजन है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है अघोष वर्ण, ये आपको बताना है। तो पा पा ये एक अघोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है कंठ वर्ण, ये आपको बताना है। तो कौन सा है?
तो छोटा आ, कौन छोटा आ ये एक कंठ वर्ण है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में ऋण शब्द है, तो इनमें से कौन सा है ऋण शब्द, वो आपको बताना है। तो कौन सा है, तो ऋण वो शब्द होते हैं जिसके टुकड़े ना किए जाएं, तो नाक है ये एक ऋण शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रत्नाकार का संधि विच्छेद हो जाएगा, तो कौन सा होगा रत्नाकार का संधि विच्छेद, ये आपको बताना है। तो रत्नाकार का संधि विच्छेद हो जाएगा रतन प्लस आकार, कौन रतन प्लस आकार, ये रत्नाकार का संधि विच्छेद होगा, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रतिमान में समास है, तो कौन सा समास है प्रतिमान में, ये आपको बताना है। तो प्रतिमान में है अव्ययीभाव समास, कौन सा अव्ययीभाव है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं कि अव्ययीभाव में वो समास होते हैं जिनमें उपसर्ग लगी हो। अगला प्रश्न है आपके सामने की परिक्रमा में उपसर्ग है, तो कौन सी उपसर्ग है परिक्रमा शब्द में, ये आपको बताना है। तो इसमें है परि उपसर्ग, कौन सा परि उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने की भलाई में प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है भलाई में, ये आपको बताना है। तो भलाई शब्द में है आई प्रत्यय, कौन सा है आई है भलाई में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है, तो इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है। तो आलस, कौन आलस ये एक तत्सम शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, तो इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव है, ये आपको बताना है। तो ये जो छत, कौन छत ये एक तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में कौन सा शब्द देशज है, तो इनमें से कौन सा शब्द देशज है, वो आपको बताना है। तो देशज शब्द है खिड़की, कौन खिड़की ये एक देशज शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है, तो इनमें से विदेशी शब्द बताना है। तो कौन सा है, तो अमीर, कौन अमीर ये एक विदेशी शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि निम्न में संज्ञा शब्द है, तो इनमें से कौन सा संज्ञा शब्द है, ये आपको बताना है। तो गंगा, कौन गंगा ये एक संज्ञा शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैंने आपको हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करा दिया। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।